तो पहली चीज़ है, हम इसमें कई ट्रेंड्स देखेंगे। जैसे इसमें दिया है हीट और फ्यूज़न, वेपराइजेशन, इस तरीके से और सी चीज़ें हैं, रेड आई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सो पहला चीज़ है एटॉमिक रेड आई रेडियस। सो it is the distance between nucleus and outermost electron up to which electrostatic force of attraction of nucleus is felt। और सिंपली भी लिख सकती हूँ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कितना भी चलता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस हो गया। एटॉमिक रेडियस इज ऑफ 3 टाइप्स। मेटेलिक रेडियस, तो पहला है मेटेलिक रेडियस, जो मेटल्स हैं उनमें मेटेलिक रेडियस लिया जाता है। मेटेलिक रेडियस का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ मेटल्स लेटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाई, लेटिस पॉइंट्स किससे ऑक्यूपाइड हैं? occupied by metal cations। ठीक है, एंड जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these are freely moving as a free electron, and valence electron freely moves in voids। voids का मतलब है स्पेस, का मतलब है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर में वो घूमते रहते हैं। ठीक है, these electrons are called free electrons। so half of the internuclear distance between two cations which are nearest neighbor is called metallic radius। सभी मेटल में मेटेलिक रेडियस ही निकाला जाता है। सो मेटेलिक रेडियस क्या है, ज़रा इस चीज़ को हम देखें, फिगर से देखें कि मेटेलिक रेडियस होता क्या है ना। जैसे लेटिस पॉइंट्स में Na+ हैं और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को
छोड़ दिया है, सो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ये नियरेस्ट नेबर है। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये नियरेस्ट नेबर नहीं है, ये दूर का नेबर है। क्रॉस में डायगनली नियरेस्ट नेबर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही तो नियरेस्ट नेबर होगा। नेबर और उसकी आधी डिस्टेंस ले लो, तो ये माना जा सकता है कि दिस इज एटॉमिक रेडियस। वैसे अगर हम देखें तो जो सोडियम का 186 होता है, पेज नंबर 83 में एक टेबल बनी हुई है, और उसमें टेबल में अगर आप देखेंगी तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस 186 दिखाया गया है। और लेकिन सोडियम का एटॉमिक रेडियस 186 है, जिसमें ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 होंगे। तो इसलिए इसका जो एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम है वो 186 पिकोमीटर है। अब देखो कि अगर इसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब जो कैटायन का रेडियस है, एक शेल खत्म हो गई, कितना कम हो गया, यू कैन अप्रिशिएट दिस। क्योंकि अब जो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचना है, और सेंटर में कितने प्रोटॉन हैं, क्या 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो क्या 11 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचना आसान होगा? इज इट इजियर फॉर 11 प्रोटॉन्स टू पुल 10 इलेक्ट्रॉन्स? They dominate for electrostatic force of attraction. So there is a large reduction in cationic radius is felt. This is atomic radius, this is cationic radius. ठीक है, या इसे आयनिक रेडियस भी कह सकते हो, और दिस इज एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस है। यानी हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर रेडियस लिया जाएगा, वैसे कैटायन बहुत दूर दूर होंगे, इनके बीच रिपल्सन होगा, तो एक्चुअल ये कितना है बताओ, एक्चुअल रेडियस। ये मेटेलिक रेडियस लिया गया, ये यहाँ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आपके पास और कोई साधन है निकालने का? नहीं है ना। यानी मेटेलिक रेडियस आप कहाँ से निकालोगी? क्या इसी तरीके से निकालोगी? दो लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दोगी? बताओ। हाँ नहीं, कुछ बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? यानी आप दो लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें एंड इट इज मेटेलिक रेडियस। एक बार मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन बताओ। It is half of the internuclear distance between two cations who are nearest neighbor in case of metal is called metallic radius. Repeat करो। It is half of internuclear distance between two cations in metals which are nearest neighbor. It is half of internuclear distance. दो न्यूक्लियस हैं, उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दिया, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? क्या मेटेलिक रेडियस है? बोलिए।
आवाज़ नहीं जा रही क्या? तो फॉर ऑल मेटल्स मेटेलिक रेडियस इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक रेडियस। जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास यही साधन है। मान लो सोडियम कितना होता है, क्या 23 ग्राम है? 23 ग्राम है ना? तो 23 ग्राम है, तो 23 ग्राम का हम एक क्यूब ले लेंगे, 23 ग्राम का क्यूब बनाएंगे। तो अब हमें इससे पता चल जाएगा कि इसके अगर एक साइड में n इलेक्ट्रॉन n सोडियम एटम है, तो एक साइड में n होंगे, तो बताओ इधर n होंगे तो इधर n होंगे, तो ये कितने हो गए? क्या n स्क्वायर हो गए भाई? n स्क्वायर हो गए कि नहीं? और इतने ही पीछे भी होंगे तो क्या इसमें n क्यूब होंगे? कुछ ना करो, अगर मान लो एक पनीर का टुकड़ा ले लो, और पनीर के टुकड़े में आप ये देख लो कि दो दो पीस हैं, तो एक तरफ 2 पीस, एक तरफ 2 पीस, और इधर भी 2 पीस, तो क्या 8 पीस हो गए? तो अब बताओ n क्यूब क्या होगा? क्या ये 6.022 इंटू 10⁻23 होगा? अच्छा, हमें ये मान लो पता चल गया कि ये डिस्टेंस x है। 23 ग्राम सोडियम का टुकड़ा ले लिया, रबड़ की तरह होता है ना सोडियम, चाकू से कट जाता है, बोलो। अब बिल्कुल हमने उसको क्यूब के शेप में ले लिया है। अब मान लो वो ज़्यादा नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर बड़ा होगा, बहुत हल्का भी होता है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, n हमने यहाँ से निकाल लिया। अब ये n है, तो इसके n के लिए मैं इसे 600 करूँ, और 600 करूँ तो ये 10⁻20 बना जाएगा, और क्यूब रूट करूँ, क्यूब रूट, तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब 600 का क्या मतलब है? आपको मालूम है 512 8 होते हैं। 8 का क्यूब आप ही ने बताया था अभी कल परसों में, कितने होते हैं? 512 होते हैं, बताओ। तो 8 से तो ज़्यादा ही है ये। मान लो मैं 8.4 आ गया, और ये 10⁻7, n की वैल्यू आ गई। यानी इतनी संख्या एक एज में है। इतनी संख्या किस में है? एक एज में। तो एक की कितनी डायमेंशन हुई? यानी हम ये कह सकते हैं ये तो एक की, ये तो संख्या है। सो इन x सेंटीमीटर देयर आर 8.4 इंटू 10⁻7 सोडियम आयन। तो 1 सोडियम आयन कितनी जगह में होगा? तो क्या करेंगे, x बाई 8.4 इंटू 10⁻7 कर देंगे कि नहीं, 1 सोडियम आयन की जगह। तो जो 1 सोडियम आयन की जगह होगी, तो दैट विल बी क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 2 के बीच में लेंगे तो इनको हमने एडजेसेंट माना है। तो 1 सोडियम आयन का मतलब है कि वो कहाँ से कहाँ तक ले रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो ले रहा है 1 सोडियम आयन को, और फिर उसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सोडियम आयन यहाँ से यहाँ तक ले रहा है कि नहीं। तो आधा जब करोगी तभी तो उसका मेटेलिक रेडियस आएगा। चीज़ समझ में आ गई मैंने जो करके बताया? बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन केस ऑफ मेटल, मेटेलिक रेडियस इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक रेडियस। इन केस ऑफ मेटल, मेटेलिक रेडियस इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक रेडियस। ये लिखते हैं, इन केस ऑफ मेटल, metallic radius is considered as
एटॉमिक रेडियस, ये चीज़ें। अच्छा, एक कहीं कहीं कोवेलेंट रेडियस भी होता है। मान लीजिए जैसे ये है, दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिल गए और इन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, आप भी, और हम दोनों मर्ज कर जाएं। और मर्ज कर जाने पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आप आधा करो, तो आधा करने पे ये आया कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, क्या ये इसने पूरा एटम कवर किया कि नहीं किया, कि कुछ पार्ट छोड़ दिया? इतना पार्ट छोड़ दिया क्या इसने? कुछ पार्ट तो उधर रह गया ना। तो हमने तो, हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो कोवेलेंट रेडियस में भी यही बात करेंगे। इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। लेकिन इस केस में जो कोवेलेंट रेडियस आएगा वो एक्चुअल रेडियस से 15% कम आएगा। अब मेटेलिक रेडियस क्या आएगा बताओ? इट इज़ 15% मोर देन द एक्चुअल रेडियस। यानी अगर यहाँ 186 लिखा है तो 186 मत मानना, इसको आप करीब करीब 160 मानना। अब चूंकि हमारे पास कोई और तरीका निकालने का नहीं है तो हम क्या करें, तो इसलिए जहाँ जहाँ मेटल हैं वहाँ वहाँ हम मेटेलिक रेडियस निकालते हैं, और जहाँ जहाँ नॉन मेटल है, अब जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, तो वहाँ हम क्या निकालेंगे नॉन मेटल के केस में, बताओ? हाँ, तो वहाँ अगर आपके पास ये 110 लिखा है तो आप सोचना 125 है, क्योंकि जो निकाला है वो एक्चुअल रेडियस से कितना कम है? 15%। और ये जो निकाला है वो एक्चुअल रेडियस से कितना ज़्यादा है? समझ में आ गई बात? सो इन केस ऑफ मेटल, मेटेलिक रेडियस इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक रेडियस, इट इज 15%। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि कैटायन कैटायन के बीच रिपल्सन होता है, तो दूर दूर रहते हैं, पास तो नहीं आएंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन का कोई कारण भी नहीं है, तो वो लैटिस दूर दूर बनाते हैं। तो दूर बनाने की वजह से जो हम उसका हाफ करते हैं वो एक्चुअल रेडियस से ज़्यादा निकलता है। समझ में आई बात? इट इज़ 15% मोर देन द एक्चुअल रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस हो गया। अब कोवेलेंट रेडियस देखिए, कोवेलेंट रेडियस it is half of internuclear distance ठीक है, it is half of internuclear distance between two covalently bonded atom, between two, homonuclear भी लिखना, होमोन्यूक्लियर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। जैसे मान लो अगर ये कर दो आप, ये तो मैंने H2 लिया, अब कहें आप नहीं हम तो भाई HCl लेंगे, तो लोगे HCl, तो क्या आप किसका निकालोगे, हाफ कर दोगे? कुछ भी हाथ लगेगा क्या? ये कुछ है क्या? ये एक H ले लिया HCl, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग है, तो कैसा मॉलिक्यूल है? और जबकि ये क्या है बताइए? सो समझ में आ गई बात? एक बार मुझे रिपीट कर दो, व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, बताओ? रिस्पॉन्ड किया करो जल्दी, तो तेज बढ़ेगी ना। हाँ बोलो, गलत बताओगे तो हम ठीक करा ही देंगे ना, आप डरती क्यों हो? बोलो ठीक से, बस बोलती जाओ, जो है बताओगी तो हम और ज़्यादा बताएंगे आपको। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, जब आप बोलोगी तो फिर हम और बता सकते हैं आपको किसी चीज़ के बारे में। बोलो।
बताइए। कोवेलेंटली बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही ना, कोवेलेंट रेडियस, फिर से रिपीट करो। हाँ, सो ठीक है, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं दैट इज नॉन मेटल में ही होते हैं। कोवेलेंट रेडियस, तो रेडियस इज कंसीडर्ड एज atomic radius, it is 15% lesser than actual radius। तो अभी आप ये देख लें, जैसे सोडियम हुआ, ठीक है, या इसी तरीके से लिथियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, लिथियम हुआ, तो इन सब के केसेस में मेटेलिक रेडियस लिया जाएगा। रेडियस इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक रेडियस, और इन सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, क्लोरीन कोवेलेंट radius is considered as atomic radius। वांडर वाल रेडियस, तो वांडर वाल रेडियस क्या होता है, फिर आप नोबेल गैस में कैसे करेंगे। सो इट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर एटम्स। At the time of their closest approach, ठीक है, वांडर वाल फोर्स होता है जो दो अलग अलग किस्में लगता है, एटम्स के बीच में लगता है, यानी उनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड ना हो। जैसे हीलियम है, तो हीलियम यहाँ आया और अब लौटने वाला है, क्योंकि जो दूसरा हीलियम भी इसके पास आया और वो भी लौटने वाला है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच है, अब इससे ज़्यादा ये पास नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे समय में इनके सेंटर से इनके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी उसका आधा कर देंगे, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है ना हीलियम। तो अब हम कैसे करेंगे, मोनो एटॉमिक में तो और कोई तरीका नहीं है। तो मोनो एटॉमिक, तो ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या यही वांडर वाल रेडियस हो जाएगी। वांडर वाल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन any two particles which are not chemically bonded, so they are the determiner of phase. If van der Waals force is more, then it may be liquid, if it is furthermore it may be solid, if it is weaker then it is gas. So what is van der Waal force, ये van der Waal ने बताया था। van der Waal force is the weakest force acting between two particles
which are not covalently bonded. It is determiner of phase of substance. तो ये फेज को डिटरमाइन करता है। समझ में आई बात कि नहीं? वॉन्डर वाल फोर्स किसको डिटरमाइन करता है? फेज को। तो वॉन्डर वाल फोर्स जो भी है, अब दो पार्टिकल पास आएंगे तो बहुत पास नहीं आ पाते हैं। सो इट इज़ वेरी फार, ये बहुत ज़्यादा ही फोर्स होता है और करीब करीब ये 35% ज़्यादा होता है एक्चुअल फोर्स से। मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पर दो क्लोरीन एटम हैं जो इस तरीके से बॉन्डेड हैं, और यहीं पर एक ये Cl2 इसके पास आ गया, तो Cl2 आ गया तो ये यहाँ आने के बाद ये ऐसे लौटेगा और ये यहाँ आने के बाद ऐसे लौटेगा। तो Cl2 के केस में आपके पास दो ऑप्शन बनता है। एक ये रेडियस निकाल लें, तो ये रेडियस क्या कहलाएगा बताओ Cl2 के केस में? बताइए, क्योंकि Cl और Cl के बीच में ये क्लोजेस्ट अप्रोच है कि नहीं? जब वो बिल्कुल पास हैं और उसका आधा कर लिया तो ये कौन सा रेडियस कहलाएगा? जो चीज़ ना समझ में आए तो पूछो, समझ में आ गई चुप रहने से क्या होगा? अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ये वान डेर वाल रेडियस है। वान डेर वाल रेडियस। अच्छा ये बताओ ये कौन सा रेडियस है यहाँ से यहाँ तक? हाँ, तो बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा होगा कि ये? तो in case of noble gases, van der Waal radius is considered as atomic radius. In case of noble gases, is considered as ये क्या है? एटॉमिक रेडियस। नो वान डेर वाल रेडियस एटॉमिक रेडियस। इट इज़ 35% मोर, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम और कोई निकाल भी नहीं सकते। मोर देन एक्चुअल एटॉमिक रेडियस। लेकिन जो लिखा है जहाँ पे वो उसका वान डेर वाल रेडियस हो सकता है, मेटेलिक रेडियस हो सकता है, या कोवेलेंट रेडियस। आपको एक्चुअल कहीं नहीं कोई बताएगा। जो यही है जो लिखा है, या तो वो मेटेलिक रेडियस लिखा होगा या कोवेलेंट रेडियस, यही सब जगह लिखा होगा। तो अब जो हमने आपको सारी चीज़ें बताई वो आपकी बुक में मेंशन्ड हैं। आप इन चीज़ों को पढ़ लें और इनकी डेफिनेशन भी देखो सब दी है कि कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस शायद ना दिया हो, लेकिन हमने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। अब देखो कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ रेडियस। तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस along trend of atomic radius along period from left to right। वैसे along period लिखोगी तो लेफ्ट टू राइट ही माना जाएगा। तो ज़रा देखें कि मान लीजिए कि while moving from left to right क्या होता है?
जैसे अगर हम ये कह दें कि ली बे बक नॉफ, इस मामले में हम उसको दूर रख रहे हैं, किसको, नोबेल गैसेस को, क्योंकि 35% ज़्यादा लेके क्या करेंगे एटॉमिक रेडियस को, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस उसका नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अब ज़रा देखें तो यहाँ पर इसका क्या है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और 2 7 ये चीज़। तो इनके सेंटर में 3 प्रोटॉन है और 4 5 6 7 8 9। तो ये लिथियम में अगर देखा जाए तो 2 और 1 और सेंटर में 3 प्रोटॉन है, जबकि इसमें क्या है कि 4 प्रोटॉन है। तो 2 और 2, तो इसमें 2 और 1 है। और फिर और आगे देखो तो 2 और 3, फिर और आगे देखिए कि 2 और 4, फिर अब देखो इसके बाद देखो 2 और 5, 1 2 3 4 5, फिर और देखिए 2 और 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, आगे चलने पर इनका रेडियस कम होता चला जाता है। सो ऑन मूविंग along the period from left to right, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो देयर न्यूक्लियर चार्ज, क्या सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, इंक्रीजेज। दूसरी बात क्या है कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या शील्डिंग इफेक्ट, सब में 2 इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि सबकी इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट remains constant, that is screening of 2 electron is felt in all the cases, क्योंकि सबके सेंटर में क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ 2 electron in inner shell is felt। अच्छा, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्या वो बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ cells remains constant, ठीक है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एट सेंटर, बाकी चीज़ों का तो कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। ड्यू टू इंक्रीज इन, यहाँ पर 9 प्रोटॉन, देख लो 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं बाहरी इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ 3 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कौन ज़्यादा पड़ेगा, 9 अगर सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचें तो अच्छे से खींच पाएंगे कि 3 खींचें तो। सो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एट सेंटर and constant screening effect, इन स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट ही है। जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो तो बढ़ता जाएगा।
क्योंकि अगर अंदर सेल में और इलेक्ट्रॉन रिपेल करते तब तो जेड इफेक्टिव वो होता ना। अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन उससे रिपेल कर रहे हैं, सेंटर में 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं सेंटर की तरफ, तो जेड इफेक्टिव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए। कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो देयर इज नेट अट्रैक्शन, net electrostatic attraction of valence electrons towards center increases and overall shrinkage in atomic radius is felt. Hence atomic radius decreases along the period. बात समझ में आ गई कि चलने पे बढ़ता है। आप देख लें, आपके पास दिया है लीबे बकनॉफ, देखो 152 पिकोमीटर, टेबल में देख रही हो, टेबल 3.6 है। अच्छा, फिर 111 पिकोमीटर, फिर 88 पिकोमीटर, फिर 77 पिकोमीटर, फिर 74 पिकोमीटर, फिर 66 पिकोमीटर और फिर 64 पिकोमीटर। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे, अब अगले पेज पे देखो 3.4 का ए का ग्राफ, तो क्या ये भी वही बात कह रहा है कि एटॉमिक नंबर और पिकोमीटर कहाँ से लिया गया? एक ऐसे आप किंक बना दें, 60 से शुरू कर दें, 60 तो इन्होंने इसी को ले लिया, चलो 60 से शुरू कर देते हैं, और 80, 100, 120, 140 और 160। तो 160 से भी ज़्यादा है क्या? नहीं ज़्यादा है, 152 है। तो 152, फिर 152 यानी लिथियम। अब यहाँ पर ले लो 2, 4, 6, 8, 10, 6, 8, 10, तो लिथियम तो 3 है ना, तो 3 पे जाओ और 152, तो ये लिथियम हो गया। फिर बेरिलियम का 4 है, तो 4 वाले का कितना है? 111, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर 5 वाले का कितना है? 5 वाले का दैट इज 88, तो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर 6 वाले का 77, तो 6 वाले का 77 ले लो, 88 और 77। फिर 7 वाले का 74, थोड़ा सा और कम कर लो। और फिर इसके बाद इसका कितना है? दैट इज 8 वाले का, 8 वाले में 66 है, और फिर इसका 64, ये चीज़ बन गई। यहाँ पे सो बकनॉफ, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। अच्छा, एक चीज और देख लें, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ s orbital is greater than p orbital। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो s ऑर्बिटल हैं वो सेंटर के बहुत पास रहते हैं, चारों तरफ घेरे रहते हैं, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको वो हर तरीके से रिपेल करेंगे,
क्योंकि ये तो यहीं घेरे रहते हैं। बल्कि 2s वाला भी इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए 1s में चला आता है कि नहीं, जैसा कि पहले बताया गया है। तो अब इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। यानी अगर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं तो सेंटर में अगर एक प्रोटॉन है और s में एक इलेक्ट्रॉन है तो 90% ये रिपेल करेंगे और 10% ही अट्रैक्शन फील करने देंगे। अगर मान लो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे में, तो उस इलेक्ट्रॉन पर 90% तो रिपल्शन होगा और 100% अट्रैक्शन होगा। तो नेट कितना पड़ पाया बताओ? क्या सिर्फ 10% का ही अट्रैक्शन हो पाया? तो इसका मतलब है कि अगर p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में ये बहुत बड़ी जगह में, अगर आप देखें तो बहुत बड़ी जगह में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो भी कहीं कहीं है, मतलब पूरे में तो नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा घर इनको मिला है और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसलिए बड़े घर में अगर आप रिपेल करोगे किसी इलेक्ट्रॉन को, आउटर इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन है, तो उसको उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि सेंटर से उसको इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन तो नहीं मिल रहा, कभी कभी वो देख भी पा रहा है। नहीं तो क्या है कि सिनेमा हॉल में जाओ, सामने लंबा आदमी बैठ जाए तो देख पाओगे क्या सिनेमा? तो वही एस का वही हाल है, एस की स्क्रीनिंग ज़्यादा है। सो पी ऑर्बिटल्स कैसी हैं बताइए? आर लार्जर इन साइज, larger in size and oriented in specific direction, oriented in specific direction, so they produce less screening, क्योंकि इनके घर बड़े हैं। सो एरिया लार्जर है ना, विद ऑक्यूपेंसी कितनी है इनकी? ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन एरिया लार्जर है। बड़े घर में आदमी रहे तो दूर दूर एक एक कमरे में एक एक रहे, तो इसलिए इनकी स्क्रीनिंग क्या है? सो यहाँ पर स्क्रीनिंग ऑफ पी ऑर्बिटल 50% है, उसमें 90% कर रहा था और इसमें कितनी कर रहा है? 50%। अच्छा डी ऑर्बिटल देखो, डी ऑर्बिटल को तो और बड़े बड़े घर मिले हैं। सलमान खान का इतना बड़ा घर है, कभी कभी छज्जे पे आता होगा कि हमेशा छज्जे पे ही खड़ा रहता होगा? बोलो। तो अब इसमें इतने बड़े घर में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ये स्क्रीनिंग करेंगे कि कभी कभी इनके सामने तुम्हारा इनकाउंटर होगा? कभी कभी आ जाएंगे आपके सामने। डी ऑर्बिटल बोलो, विद मच लार्जर एरिया एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड। सो इनकी जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग का मतलब रिपल्शन, स्क्रीनिंग, तो इनकी स्क्रीनिंग कितनी है? ऑफ डी ऑर्बिटल इस 10%, पुअर स्क्रीनिंग। इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, और एफ ऑर्बिटल में क्या 3 ऑर्बिटल है? अब और बड़ी होंगी, हमने बनाई नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी एफ ऑर्बिटल में अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो तो कितना बड़ा घर मिल गया इसको। एफ ऑर्बिटल क्या मच लार्जर एरिया है? विद ऑक्यूपेंसी कितनी है? ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सो वेरी पुअर स्क्रीनिंग। %, यानी अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो एस, पी, डी और एफ
अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो इसकी 90% रिपल्शन है, इसकी कितनी है 50%, इसका 10% और इसका 2%। तो इसके होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको क्या बताया कि स्क्रीनिंग, अब ये देखो कि नाउ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखो डाउन द ग्रुप कैसा होगा कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या क्या चीज होता है, क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता जाएगा ना। और क्या क्या होगा, क्या नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। और तीसरा क्या क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। इतनी बात होगी कि नहीं? सो अब जो ए फैक्टर है वो क्या करेगा, टेंड्स टू अट्रैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टेंड करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, मान लीजिए अगर मैं ऐसी बात करूं कि लीना के रब सी एस फर्स्ट तो 3 प्रोटॉन, फिर 4 प्रोटॉन, 4 तो नहीं होंगे, 11 हो जाएंगे, 11 प्रोटॉन, क्योंकि सोडियम में फिर कितने हो जाएंगे 19 प्रोटॉन, और फिर उसके बाद 37 प्रोटॉन, फिर अब 32 और जोड़ दो, मतलब 8 8 18 18 18 जोड़ दिया तो 55, 55 प्रोटॉन, फिर 87 प्रोटॉन। तो अब इनमें क्या होगा, इनमें एक शेल और एक और शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एक और, इसमें एक शेल और एक और शेल, यानी अब 3 शेल हो गई, 3 बनाओ, 2 फिर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें कितनी होंगी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और होगी, एक बढ़ गई कि नहीं, समझ में आ गई बात कि नहीं? और नीचे चलो तो और नीचे पे क्या होगा, अब और बढ़ेगी 37 वाले में, तो ये तो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के नीचे चलो तो क्या होगा 37 क्या होता है, लिक लीना के रब, सो 37 प्रोटॉन, फिर 2 3 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। सो 21281 लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम 2881 281881, तो अब 28188 और एक 1 और, तो बढ़ गया कि नहीं। सो इसमें अब ज़्यादा ना करके 281881 281881, समझ में आ गई बात, बढ़ गया कि नहीं। और इसमें क्या होगा, अब 55 का करो तो 55 में क्या होगा, 28181881, सो 28181881 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6 उससे भी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें 28181881 और अब 87 का करो तो 2818321881, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो नीचे चलने पे क्या हो रहा है बताओ, 2818 32 1881। सो डाउन द ग्रुप आप देख लें, बढ़ता चला जा रहा है। तो लीना के रब CS फर फ्रांशियम। सो अब देखो ए फैक्टर क्या करेगा, क्या आउटर मोस्ट को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोटॉन, क्यों करेगा बताओ, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, बी फैक्टर क्या करेगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, सो एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, तो इन बी, अब बी एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिकम्स फारर, क्या दूर हो जाएगा भाई, अब वो दूर हो जाएगा ना, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़े ना लगेगा ज़्यादा, बिकम्स फारर, क्यों, क्योंकि Rn क्या होता है 52.9 और n स्क्वायर, ये तो खैर एक के केस के लिए, हाइड्रोजन के लिए, लेकिन औरों के लिए भी तो ऐसे ही कोई चीज़ होती होगी कि नहीं होती होगी। सो बिकम्स फारर, सो लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इज एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, बाई बी फैक्टर, किस फैक्टर से, बी फैक्टर, सो इट टेंड्स टू एक्सपेंड न्यूक्लियस, पहला वाला क्या करेगा, ये इट टेंड्स टू श्रिंक न्यूक्लियस, ये क्या करना चाहेगा बताओ, पहला वाला टेंड्स टू, और दूसरा क्या करेगा, अच्छा सी फैक्टर क्या करेगा, ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, inertial electrons, there is continuous increase in स्क्रीनिंग यानी रिपल्सन इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, सो
इट टेंड्स टू, ये क्या करेगा, एक्सपेंड एटॉमिक साइज। हाँ, इतना समझ में आया कि नहीं जो मैंने लिखा, बताओ, फिर हम आगे की बात करें, नहीं तो इसी में हम और भी। अच्छा, सो नाउ बी एंड सी फैक्टर, बी भी बढ़ाना चाहता है क्योंकि शेल बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ेगा, सी भी बढ़ाना चाहता है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 6 सेल अंदर होंगी तो भला वो न्यूक्लियस का सुख पाने देंगी? 6 अंदर सेल है, बताइए, सीजियम या फ्रांसियम के केस में, और ये अकेला क्या कर पाएगा? तो बी एंड सी फैक्टर डोमिनेट्स ओवर ए फैक्टर, बी एंड सी फैक्टर आउटवेज, दरकिनार कर देते हैं ए फैक्टर को, हेंस द ओवरऑल साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बी एंड सी फैक्टर्स combinedly outweighs, आउटवेज का मतलब है दरकिनार कर देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं कि तुम किनारे हटो। आउटवेज, सो दे आउटवेज और डोमिनेट्स ओवर, कुछ भी लिख सकती हो जो समझ में आए। डोमिनेट्स ओवर ए फैक्टर, so overall size on moving down the group increases, ओवरऑल एटॉमिक रेडियस भी लिख सकती हूँ या साइज भी। अच्छा, अब ऐसा लिखा गया है आपकी बुक में कि अगर नीचे चलने पर, तो नीचे चलने पर लीना के रब सी एस, देखो लीना के रब सी एस, तो इसमें क्या है, 152, 186, 231, 231 और 244 और 262, क्या बढ़ता जा रहा है? तो ये इतने पिकोमीटर है। अब इसका ग्राफ देखो कि ग्राफ क्या कहता है। नेक्स्ट में अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लीना के रब सी एस पर, तो कैसा ग्राफ बना? एटॉमिक नंबर यानी Z, तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। बुक में इसमें दिखाया नहीं है कि कितना, बस बढ़ता चला जा रहा है। और ये एटॉमिक रेडियस, तो ये दिखाया गया है। अगर हम लीना के रब सी एस पर की बात करें 150, तो ये 150 लिया है, फिर ये 100 है और ये 50, सो फिर आगे 200 भी है और फिर 250 भी है और फिर और भी आगे है। तो यहाँ पर आप लिथियम देखें तो ये 2 है, तो यहाँ पे कहीं पर 150, तो 152 है, और फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये बात हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है कि शुरू में 30 का अंतर है और फिर कितने का अंतर है, 186 से 31 और कितने का अंतर है, 14, यानी 50 का अंतर है, और फिर 10 का अंतर है, 13 का, और फिर कितने का अंतर है, 20 का। अब इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये इरेगुलरिटी क्यों है, ज़रा ठीक से एक्सप्लेन करो। अभी तक तो हम ये कह रहे थे भाई बढ़ गया, लेकिन कह रहा है ये ठीक से क्यों नहीं बढ़ा है, हर एक में 20-20 बढ़े, 40-40 बढ़े, एक जैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है? बात समझ में आई? एक्सप्लेन द इरेगुलर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, अब उसको हमें एक्सप्लेन करना होगा। सो लीना के रब सी एस, और ऐसे ही एफ सी एल बी आर आई, तो ये देखो एफ सी एल बी आर आई 80, एफ
ClBr, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, नीचे तो नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा, ऊपर ही जाएगा ये भी। तो क्या आएगा IUT। क्या आपने इस बात को नोट की कि लिथियम से जो फ्लोरीन का हमने ग्राफ बनाया था, हम चाहें तो लीबे बकनॉफ अगर यहाँ बनाना चाहें तो पहला वाला ग्राफ यहीं बन जाएगा, क्योंकि 3 से 9 तक का सफ़र, जो पहला ग्राफ देखो उसे बिल्कुल छोटा कर दो तो यहीं नहीं बन जाएगा। बताओ, मतलब यहीं पे अगर करो तो लीबे बक नॉफ हुआ कि नहीं। जैसे ऐसे दूसरा चाहो तो अगर आप सोडियम से क्लोरीन आना चाहो तो उसकी भी सुविधा दे रहा है, 186 से 99, देख लो पीछे टेबल, 186 से 99। तो तुम अगर चाहोगी तो सोडियम से क्लोरीन भी आ सकती हो, धीरे 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 आ जाए। तो यहाँ पर नीना मग आल CpS, समझ में आ गई बात। तो आपने ये देखा कि पहली बात कि जो एटॉमिक रेडियस है उसका ट्रेंड क्या है। एटॉमिक रेडियस के कुछ ट्रेंड्स हैं कि डाउन द ग्रुप हमने क्या देखा, क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और इधर भी बढ़ता है क्या। तो इधर से इधर बढ़ा, फिर इनसे ज़्यादा इसका, तो वास्तव में इधर से इधर ही तो बढ़ा। इधर से इधर वाले का ज़्यादा और उनसे भी ज़्यादा इसका, तो सबसे छोटा ये हुआ और सबसे बड़ा ये हुआ। सो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड हुआ। क्लियर है कि एटॉमिक रेडियस कैसे होगा कि अलोंग द पीरियड ये घटेगा कि बढ़ेगा। देख लो आप, जो कहोगी हमें मानना पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते ना आपकी। अलोंग द पीरियड बताओ। अच्छा एक मिनट, एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। अब आप देख लो कि ये देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सोडियम का अचानक क्यों बढ़ गया। सोडियम ये अपने अपने में, तो इसको हम दूसरे में भी देख सकते हैं जहाँ पर दिया हो। हम आपको दूसरी टेबल दिखा दें तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ ठीक है, नाउ दिस इज़ द टेबल, इसे देखें, क्योंकि हमने बताया कि उसमें वांडर वाल रेडियस लिया जाता है, तो वांडर वाल तो 35% ज़्यादा होगा ना, 35%। अचानक तो ऐसा कुछ नहीं हो गया कि अचानक बढ़ जाए, ऐसा कुछ होता है, बल्कि फ्लोरीन से भी छोटा ही होना चाहिए था, नियॉन का होना चाहिए था कि नहीं, बोलो। लेकिन क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है कि हम उसका निकाल सकें, तो हमें मजबूरी में वांडर वाल रेडियस निकालना पड़ा। फिर भी आप ये देखिए तो क्या हर एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है क्या, बताओ। और अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, देखो लीबे बकनॉफ तक देखो, क्या घटता जा रहा है। तो अगर ये घटता जा रहा है तो आप इसमें देखेंगी, सो धीरे धीरे ये और स्मॉलर होता चल जा रहा है। इट इज़ सो क्लियर, ठीक है कि नहीं। बाकी जो रही बात कि इसमें इर्रेगुलर क्यों इंक्रीज़ है, तो उस क्वेश्चन का आंसर अब अगली क्लास में दिया जाएगा कि इर्रेगुलर इंक्रीज़ क्यों है। अभी तो हमने पढ़ लिया रेडियस में क्या ट्रेंड है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अभी अगली क्लास का
आज के लिए यही क्लास रखो बस, ठीक है। ओके।